जयपुर नाम के एक शहर में आरती अपने ससुराल वालों के साथ रहती थी। उसे एक बहुत ही समृद्ध ससुराल मिला था जिसकी तारीफ हर कोई करता था। आरती के ससुराल वाले बड़े अच्छे थे और सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन जब आरती की सास अंजना बाजार से अपने घर लौट रही होती है तो इत्तेफाक से उसे रास्ते में अपनी पुरानी सहेली इंदु मिलती है। क्या अंजना, अपने बेटी की शादी कर दी और मुझे बुलाया भी नहीं? मैंने तस्वीरें देखी। मानना पड़ेगा अंजना, अपने स्टेटस के हिसाब से तूने शादी की है। जितना सबने सोचा था उससे भी ज़्यादा अच्छी शादी करवाई है तूने अपने बेटे की। सभी बोल रहे थे क्या खातिरदारी, क्या सजावट, देखते बनता था। अरे भाई, अचानक ही रिश्ता पक्का हुआ, हमें ज़्यादा समय ही नहीं मिला। कई सारे मेहमानों को कार्ड देना रह गया। इस बात के लिए मुझे माफ़ कर देना, पर अगली बार अगर कार्ड रह भी जाए ना तो खुद ही चली आना। आखिरकार तू मेरे बचपन की सहेली है। और तुझे क्या लग रहा था कि मैं अपने इकलौते बेटे की शादी में पैसे बचाऊंगी? कतई नहीं। लड़की के बारे में जांच पड़ताल की है कि नहीं? अरे कहाँ वक्त मिल पाया इंदु, इतनी हड़बड़ी में शादी हुई कि क्या बताऊँ। पर बहू बहुत अच्छी मिली है। बात व्यवहार से ही आजकल सब समझ में आ जाता है। अब वैसे भी आजकल हमारे जैसी लड़कियां मिलना तो आसान नहीं है। सबके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो रहते ही है शादी के पहले। बस बात पीछे ही छोड़ कर आया तो अच्छा है। इतना ओपन माइंडेड तो आजकल रहना ही पड़ता है। और इतना देखते फिरेंगे तो फिर हो गई शादी। वैसे आरती है बड़ी सुंदर, क्या रूप, क्या रंग, माँ दुर्गा का स्वरूप लगती है। कितनी लड़कियों को छांटने के बाद मेरे बेटे को कोई लड़के पसंद आई थी। फिर मैंने भी हफ्ते भर में सारी तैयारियां करके शादी कर दी। अब क्या बताऊं, आजकल के बच्चों का कब मन बदल जाए, इसलिए ना हड़बड़ी में मैं तुझे बुलाना ही भूल गई। अच्छे घर आ गई तेरी बहू, मानना पड़ेगा। पर मुझे ना कुछ और ही लग रहा था कि कहीं तेरी बहू ने कुछ कह तो नहीं दिया, इसीलिए कहीं तुम मुझे ना बुला रही हो। अरे वो बेचारी कुछ क्यों कहेगी, वो कहाँ जानती है तुझे। तुम लोग उसके घर रिश्ता लेकर गए ना, उसके पहले मेरे घर उसका रिश्ता आया था, पर मेरे बेटे ने मना कर दिया। यूँ तो दोनों बचपन के अच्छे दोस्त हैं, पर क्या है ना, मुझे लड़की ज़रा नाटी लगी तो हमने मना कर दिया। पर तेरे बेटे के साथ उसकी जोड़ी ठीक लगेगी, आखिर तेरा बेटा भी तो नाटा है ना। इंदु की बात सुनकर अंजना को कुछ ठीक नहीं लगता। वो बात बदलती हुए कहती है, शादी के पहले तो 50-60 रिश्ते आते जाते हैं, पर शादी के बाद उन्हें कौन ही याद रखता है। अच्छा, मैं निकलती हूँ इंदु, मेरे घर में ना बड़े काम है, मुझे देर हो रही है। अंजना अपने घर चली जाती है, पर उसके दिमाग में लगातार इंदु की कही हुई बातें घूम रही थी। तभी फ़ोन पर बात करती हुई आरती वहाँ आती है। हाँ, मुझे क्या ही दिक्कत होगी। ऐसे भी मेरे ससुराल में इन चीज़ों की कोई रोक टोक नहीं है। फिर भी मैं एक बार मम्मी से पूछ लेती हूँ। वैसे तो मेरे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है शुभम, पर बड़े बूढ़ों से पूछ लेना ना अच्छा होता है। अरे क्या पूछना है बेटा? वो मम्मी, मेरा एक बचपन का फ्रेंड है शुभम, उसकी सीए के फाइनल पेपर है और वो अपने घर पर बिल्कुल नहीं पढ़ पाता, तो लास्ट 1 महीने में वो मेरे से हेल्प चाहता है। क्या वो यहाँ कर मुझसे पढ़ सकता है? मतलब अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। कितने सारे तो अच्छे कोचिंग है, फिर उसे अपने शादीशुदा फ्रेंड के घर क्यों जाना है पढ़ने? अब इसमें मैं क्या बोलूँ? तो एक बार प्रेम से ही पूछ ले, जैसा प्रेम का है। कोई टेंशन नहीं मम्मी, फिर मैं शुभम को हाँ बोल देती हूँ। आरती के बस हाँ बोलने की देर थी कि शुभम तो तैयार ही बैठा था। रात को जब सब डिनर कर रहे थे उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक होती है। अंजना जाकर दरवाज़ा खोलती है। शुभम, तुम तो इंदु के बेटे हो ना? हाँ आंटी जी, आपने पहचान लिया। मुझे तो लगा था आप मुझे पहचान नहीं पाएंगी, वो मैं आरती से पढ़ने आया हूँ। अच्छा, तो वो तुम ही हो उसके बचपन के दोस्त शुभम। आओ। जिस इंदु की कही बातें अंजना को खटक रही थी, उसी के बेटे को अपने दरवाजे के बाहर खड़ा देखकर अंजना के चेहरे का रंग ही फीका पड़ जाता है। इतनी रात को कौन आया मम्मी? मेरा फ्रेंड है शुभम, मैंने तुम्हें बताया तो था। शुभम अंदर आओ, शर्माओ मत। चलो हमारे साथ खाना खाने बैठ जाओ। मैं जानती हूँ टेंशन में तुम्हारे गले से एक निवाला भी नहीं उतर रहा होगा। अब निश्चिंत होकर खाओ और सारी टेंशन मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारा कोर्स तो मैं कंप्लीट करवा ही दूंगी। सभी खाना खा रहे होते हैं।
आरती और शुभम बातें करते हैं ऐसे मानो कितने जन्मों से दोनों एक दूसरे से मिले ही ना हो, जिसे देखकर एक बार के लिए प्रेम को ज़रा अजीब लगता है। अपनी बहू के साथ इंदु के बेटे की बातचीत को देखकर अंजना अपने बेटे से कहती है, पढ़ाई तो हमने भी की थी, पर यह कौन सी पढ़ाई है जो रात में ही होती है? इस लड़के को दिमाग नहीं है क्या? रात के 10 बजे कौन किसके घर आता है? हाँ, वो तो मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा है मम्मी, बट आरती स्मार्ट है, वो हैंडल कर लेगी। सभी अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं और घर के हॉल में ही आरती शुभम को पढ़ाती है। 12 बजे शुभम वापस अपने घर लौट जाता है। अगली सुबह आरती हड़बड़ी में सारे काम कर रही थी। क्या बात है आरती, तुम इतनी हड़बड़ी में क्यों? वो शुभम मुझसे पढ़ने आने वाला है ना, उसे भी तो टाइम देना होगा, इसलिए मैंने सोचा सब कुछ पहले ही कंप्लीट कर लेती हूँ। तो वो आकर थोड़ा इंतज़ार कर लेगा। उससे पैसे लेकर नहीं पढ़ा रही हो। खुद को इतना स्ट्रेस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा भी कोई घनिष्ठ मित्र नहीं है वो तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारे इस बचपन के दोस्त के बारे में मुझे तो कल ही पता चला। अब शुभम रोज़ रोज़ आरती के घर आता और घंटों वहीं समय बिताता, जिसे देखकर अंजना के दिल में आग सुलग रही थी और इस आग में घी डालने का काम पड़ोसन की बातें कर देती है। एक दिन पड़ोसन प्रभा अंजना के घर आती है। ये कौन लड़का तेरे घर इतनी रात को आया जाया करता है? अंजना तेरा रिश्तेदार तो नहीं है? अरे नहीं नहीं, वो मेरी बहू का दोस्त है। लोग बातें बनाने लगे हैं अंजना, जवान बहू है घर पर, थोड़ी तो लगाम कस। ऐसी कौन सी पढ़ाई है जो फ़ोन पर नहीं हो सकती? तेरे बेटे की नई नई शादी हुई है, कहीं कोई पुराना प्यार पढ़ाई के पर्दे के अंदर अंगड़ाइयाँ ना भर रहा हो, ज़रा ध्यान रख। प्रभा की बात सुनकर अंजना के साथ साथ प्रेम को भी दाल में कुछ काला लगने लगता है और फिर अंजना प्रेम को इंदु की कही बातें भी बता देती है। तो पढ़ाई के पीछे ये सब साजिश चल रही है। आरती को अगर शुभम पसंद था तो उसी से शादी करती, और नहीं हुई शादी तो कमारी रह जाती। मुझे हाँ करने की क्या ज़रूरत थी उसे? अब क्या बताए बेटा, हमने तो कोई जांच पड़ताल भी नहीं की। अब मुझे भी कुछ सही नहीं लग रहा। आसपास वाले बातें बनाने लगे हैं, थोड़ा नज़र रखने की ज़रूरत है। देखे तो दोनों क्या बातें करते हैं। कल को कुछ हुआ तो जैसी इंदु है वो तो अपना पल्ला झाड़ लेगी और बदनामी होगी हमारी। माँ, इन दोनों को अकेले में समय देते हैं, सब सच खुद ब खुद सामने आ जाएगा। कल मैं तुम्हें मंदिर ले जाने के बहाने बाहर ले आऊँगा, फिर जब शुभम आएगा तो हम छिप कर देखते हैं कि इन दोनों के बीच आखिर है क्या। प्लान के मुताबिक प्रेम और अंजना शुभम के आने के वक्त ही घर से बाहर निकल जाते हैं और पीछे से शुभम जैसे ही घर पर आता है, दोनों माँ बेटे खिड़की में कान लगाए आरती और शुभम की बातें सुनने बैठ जाते हैं। आरती, कुछ भी करो पर मुझे ऐसा पढ़ाओ कि इस बार मेरा क्लियर हो जाए। मेरी गर्लफ्रेंड कब तक मेरा वेट करेगी? और यहाँ मम्मी है कि मेरी शादी के पीछे ही पड़ गई है। कहीं मेरी शादी फाइनल ना हो जाए, कुछ करो यार। अब मैं क्या करूँ, मेरी भी शादी हो चुकी है। इसके पहले तुम्हारी शादी रुकवाने के लिए ही मैंने मेरे घर से तुम्हारे घर रिश्ता भेजा था कि लड़की वालों को लगे कि तुम्हारा मुझसे अफेयर है और तुम्हारी शादी टूट जाए। पर देखो, अब मैं ये ड्रामा नहीं कर सकती और तुम प्लीज़ ये सब छोड़ो और पढ़ाई पर ध्यान दो ना। जैसे ही नौकरी होगी तुम कोर्ट मैरिज कर लेना, फिर इंदु आंटी को देख लेंगे। आरती और शुभम की बात सुनकर प्रेम और अंजना की आंखें शर्म से झुक जाती है। किसी ने सही कहा था, कोई किसी पर शक नहीं करता, पर ये दुनिया शक करने पर मजबूर करती है। हमसे बहुत बड़ी गलती होगी बेटा, जो अपनी इतनी पवित्र बहू पर शक किया। प्रेम सीधा अंदर जाता है और आरती को गले लगा लेता है। शुभम, अच्छे से पढ़ाई करो। हाँ। अरे अरे रुकिए, कुछ सोचने से पहले आपको बता दे कि बहू का चक्कर वो वाला चक्कर नहीं, यहाँ तो किसी और ही चक्कर की बात हो रही है। अरे अरे रिद्धि बहू, क्या हो गया? फिर चक्कर? हाँ सासू माँ, फिर चक्कर लग रहा है, पूरी दीवारें घूम रही है। गॉड, मैं तो गई बोलकर बहू तो छपाक से गिर जाती है। अरे रेंको पेंको जिंको कोई है, जल्दी आओ, बहू गिर पड़ी है फिर से। तभी सामने आ जाती है पड़ोसन। हाय रे, बधाई हो रिंकू पिंकू चिंकू की माँ, बहू पेट से है, दादी बनने वाली हो क्या? अरे चुप चुप कर, निकल। जब देखो तब हमारे घर के अंदर आंखें गड़ाई रहती है। अरे ऐसे चक्कर इसे हफ्ते में 10 बार आते हैं, तो क्या हर हफ्ते दादी बनने का जश्न मनाओ? चिरकुट चल।
तभी रिद्धि का पति रिंकू आ जाता है। ओहो, फिर गिर पड़ी। एक तो इसका ना समझ में नहीं आता, गिर गिर कर इसका शरीर कितना मजबूत हो गया है, लेकिन फर्श बेचारी गिर गिर कर टूट रही है। फिर से सीमेंट का काम करवाना होगा। तभी रिद्धि को होश आ जाता है। शुक्र है होश आ गया। क्या कह रहे थे? फर्श टूट रही है और जो गिर गिर कर मेरा सर टूट रहा है उसका क्या? बढ़िया है। बहू उठकर खड़ी हो जाती है, लेकिन समस्या बहू के हर दिन चक्कर की वहीं फर्श पर ही गिरे रह जाती है। माँ जी, मैं डॉक्टर को दिखाने जा रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं घर की बड़ी बहू हूँ और आए दिन चक्कर खाकर गिर जाती हूँ। कल को दूसरी बहुएं भी आएंगी। आप तो सह लेती हैं, लेकिन कोई और क्यों सहेगी? बहू दवा लेती है और ठीक हो जाती है। घर में सब नॉर्मल हो जाता है। फिर एक रोज, बेटा, तुम लोगों से एक बात कहनी थी। रिंकू की तो शादी हो गई, लेकिन अब पिंकू की उम्र भी हो रही है। पिंकू की शादी के लिए भी लड़के देखो। हाँ माँ, मैं समझ रहा हूँ। घर पर बहू एक और खाने वाले इतने, रसोई के काम में भी दिक्कत आती होगी। बोल, कैसी बहू ढूंढे छोटे के लिए? अरे जैसी मर्जी देख लो बेटा, बस ये देख लेना कि चक्कर पक्कर ना आता हो। बहू के चक्कर से तो मैं परेशान हो गई हूँ। खैर, किसी तरह छोटे की भी शादी हो जाती है। बड़ी और मझली बहू के साथ तो सास के व्यारे न्यारे होते हैं। कोई रोटी देती तो कोई सूप, कोई चाय लाती तो कोई सर दबाती। लेकिन कहते हैं ना, सब दिन एक से नहीं होते। एक रोज नई मझली बहू, माँ जी जल्दी आइए, ये देखिए रिद्धि भाभी को क्या हो गया, वो तो गिर पड़ी हैं। हाय रे, लग रहा है इसकी चक्कर आने वाली बीमारी खत्म नहीं हुई। इतने दिनों से ठीक थी तो लगा था सब ठीक है, लेकिन नहीं, बहू को तो बीमारी ने अपनी चपेट में अब भी ले रखा है। माँ रिद्धि को चक्कर आया और वो गिर पड़ी। अब छोटी शीतल को क्या बोलूं मैं? अरे बोल दे कुछ नहीं, चूहा देख कर डर गई। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। तभी छोटी बहू सास से पूछती है, सासू माँ वो रिद्धि भाभी को क्या हो गया? अचानक धम से गिर गई। अभी तो मैं सुबह का खाना बनाकर हटी हूँ, शाम की उनकी बारी थी, अब वो अचानक से बीमार हो गई। तभी छोटी बहू की माँ आती है। अरे क्या हो गया बड़ी बहू को? लगता है सास का प्रेशर है, बेचारी सह नहीं पा रही है। अरे क्या प्रेशर है? कोई प्रेशर नहीं है। वो तो बहू को बीमारी थी, हम लोगों को शादी से पहले बताया नहीं उसकी माँ ने। देखिए, आपकी बेटी को भी कोई बीमारी शिमारी हो ना तो बता दीजिए। वो क्या है ना, अब हिम्मत नहीं रही बहुओं के नखरे उठाने की। अरे उन्होंने आपको नहीं बताया तो कम से कम आप हम लोगों को तो बता देती। अब ये बताओ कि इतने सारे लोगों का काम क्या मेरी बेटी अकेले करेगी दोनों वक्त का? चल बेटी मायके। चल बेटी, अरे स्कूल में दाखिला नहीं कराया है बेटी का, शादी की है, ससुराल है, यहाँ से ऐसे लेकर नहीं जा सकते अपनी बेटी को। अरे तो क्या करूं, बेटी को रोटी बनाने की मशीन बनाकर यहीं छोड़ जाऊं? भरा पूरा परिवार, सास बुढ़िया जेठानी को चक्कर की बीमारी, ना जी ना। चल बिटिया। छोटी का पति कहता है, अरे कैसी बात कर रही है सासू माँ, अभी तो शादी हुई है हमारी, इतनी जल्दी बीवी को लेकर क्यों जा रही हैं? तो क्या करे मेरी अम्मा, मेरे साथ रसोई में कौन काम करेगा? ना जी ना, मेरे बस की नहीं है। छोटी बहू तो माँ के साथ निकल जाती है। अब रह जाती है बड़ी बहू। बड़ी बहू को जब होश आता है तो वो देखती है कि सभी उसके आसपास खड़े होते हैं। क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? हाँ, घर खराब करके पूछ रही है सब ठीक तो है ना? अरे हो क्या जाता है तुझे? क्यों नहीं दिखा देती डॉक्टर को? अरे भाभी, ये ऐसी बीमारी थी तो शादी नहीं करनी चाहिए थी ना आपको भाई से। आपकी हालत देखकर मेरी बीवी भी चली गई। हालत मेरी खराब थी तो वो क्यों चली गई? अरे मैं ही चली जाती हूँ मायके। हाँ, तू जा तू, यही सही रहेगा। भाभी, आप आए दिन बेड पर रहेंगी, फिर वो कैसे घर का सारा काम अकेली करेगी? इसीलिए उसकी माँ उसे ले गई। ओह, ये बात है। मेरी बीमारी के कारण आप लोग परेशान हो ना। वैसे मैं अभी का खाना तो जल्द से बना देती हूँ, सुबह चली जाऊंगी मायके। चक्कर खाकर गिरी बहू अब खड़ी हो जाती है, घर का सारा काम करके खाना बनाती है,
सबको गर्मा गर्म खाना खिलाती है और फिर बहू बस कर, अभी अभी बिस्तर से उठी है, फिर गिरने का इरादा है क्या? हाँ रिद्धि, रहने दो, इतना काम मत करो। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं तो कौन करेगा। देवरानी को तो आए कुछ दिन ही हुए थे, लेकिन मैं ही तो सबका ध्यान रख रही थी, चाहे जो भी हो, तबीयत कितनी भी खराब रही हो मेरी। लेकिन आज एक बात तो समझ गई कि ये बोलकर बहू चुप हो जाती है। सास को समझ में आ जाता है कि वो क्या कहना चाहती है, लेकिन सास कुछ भी नहीं कहती। अगले रोज रिद्धि बहू अपना सामान पैक करके मायके के लिए निकल रही होती है कि सास कहती है, रुक जा रिद्धि, तू कहीं नहीं जाएगी, ये तेरा घर है। पर माँ, ये ऐसे ही बीमार पड़ी रहेंगी तो कौन इनकी सेवा करेगा? मेरी बीवी घर देखेगी या फिर भाभी को? नाना, इन्हें तो जाना ही होगा। अरे ठीक है ना, अगर परिवार की मुश्किलों में जो साथ नहीं खड़ा हो सकता, ऐसी बहू हम लोगों को नहीं चाहिए बेटा। तू एक काम कर, अपनी बीवी के साथ कहीं और शिफ्ट हो जा। मेरी रिद्धि बहू तो मेरे साथ ही रहेगी। सास के फैसले को देखकर रिद्धि खुश हो जाती है। शोभा सपनों में रहने वाली लड़की है। वो अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहती है, फिर चाहे इसके लिए उसे कितना ही नीचे क्यों ना गिरना पड़े। शोभा की शादी एक मिडिल क्लास फैमिली में हुई। उसका पति गोविंद उसे बहुत प्यार करता है और कोशिश करता है कि उसकी सभी डिमांड पूरी कर सके। आप मेरे लिए बनारसी साड़ी तो लाए नहीं, जो कल मैंने बाजार में देखी थी। आपको ना घर का सारा सामान लाना याद रहता है, लेकिन मैं कुछ भी मांग लूं तो आप भूल ही जाते हो, क्यों? अरे भूला नहीं हूँ शोभा, मेरे पास पैसे खत्म हो गए थे, कल पक्का ले आऊंगा। गुस्सा क्यों होती हो? पैसे खत्म हो गए थे तो अपनी बहन के लिए जो सोने की चूड़ियां बनवा के लाए हो वो मत लाते। बहन का सामान लाने में पैसे खत्म नहीं होते आपके, लेकिन मेरे लिए कभी कुछ होता ही नहीं है आपके पास। गोविंद एक कंपनी में काम करता है। पिता की पेंशन और गोविंद की सैलरी से घर अच्छा खासा चल रहा है। गोविंद अपनी बहन की शादी के लिए भी बचत करके पैसे जोड़ता है, लेकिन शोभा, वो तो दुनिया की चकाचौंध में बराबर खोई रहती है। गाड़ी, बंगला, महंगे जेवर, लग्जरियस लाइफ की उसकी सोच उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही है। इसलिए वो अपने पति को दिन रात सुनाती रहती है। सुनिए जी, कल आपके ऑफिस की छुट्टी है ना, हम कहीं बाहर घूमने चलेंगे। ठीक है शोभा, ठीक है, मैं बाकी सबको भी बोल देता हूँ कि सब तैयार हो जाए। और हाँ, तुम माँ और कंचन के साथ मिलकर कुछ अच्छा सा खाना बना लेना, हम खाना साथ में लेकर जाएंगे। अरे कभी तो अपनी कंजूसी छोड़िए, कल सब लोग बाहर ही खाना खा लेंगे। अरे इससे आपकी दौलत में कोई कमी नहीं आ जाएगी। शोभा, मैं खर्च कम करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कंजूस हूँ। हमें कंचन की शादी के बारे में भी तो सोचना है ना, और आजकल देखो ना कितनी महंगाई है। इस तरह गोविंद शोभा को हमेशा समझाता रहता, लेकिन उसे तो कोई बात समझ में ही नहीं आती। अगले दिन सभी लोग घूमने गए। परिवार के सभी लोग पार्क में बैठकर खाना खा रहे थे कि तभी शोभा की नजर एक अमीर युवक सनी पर पड़ी। सनी वहां अपने कुछ दोस्तों के साथ आया था और वो इतना हैंडसम लग रहा था कि कोई भी उसे देखे बिना रह नहीं सकता था। अगले दिन शोभा मॉल गई और वहां उसे फिर से सनी मिला। शोभा ने उससे बात करना शुरू किया। सुनिए, आप कल पार्क में आए थे ना अपने दोस्तों के साथ? जी हाँ, आया था। और आप भी थी क्या कल वहाँ? हाँ, मैंने देखा था। आप किसी के साथ आई थी ना? वो आपके भाई बहन थे क्या? नहीं नहीं, वो तो मेरे पति और मेरी ननद थी। मेरे सास और ससुर भी थे हमारे साथ। आपने शायद उनको देखा नहीं होगा। अच्छा अच्छा, तो आप शादीशुदा हैं। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? जी, हाँ, मैं शादीशुदा हूँ। मेरे पति एक कंपनी में जॉब करते हैं। अब शोभा और सनी की बातों का सिलसिला आम हो गया था। सनी का रहन सहन और धन दौलत ने शोभा को बहुत प्रभावित किया। अब उन दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। सनी के साथ अच्छे होटलों में जाना, महंगी कार में घूमना और अच्छे अच्छे गिफ्ट, कपड़े और गहने लेने का दौर शुरू हो चुका था। एक दिन गोविंद ने अपनी पत्नी के गले में एक महंगा हार देखा तो उसने पूछा, शोभा, ये इतना महंगा हार तुम कहाँ से ले आई?
जहाँ तक मुझे याद है मैंने तुम्हें इतने पैसे नहीं दिए कि तुम इतना महंगा हार खरीद सको। गोविंद का सवाल सुनकर शोभा के चेहरे का तो रंग ही उड़ गया। उसने बात को संभालते हुए कहा, अब अरे ये तो मैंने अपने बचत के पैसों में से खरीदा है। तुम बचत भी करती हो? मुझे हैरानी है। अब गोविंद के काम पर जाने के बाद शोभा किसी न किसी बहाने घर से बाहर जाने लगी। उसके व्यवहार में परिवर्तन देख परिवार ने उसे रोकना टोकना शुरू कर दिया। शोभा ने सनी से कहा, सनी, अब हमारा मिलना मुश्किल लग रहा है। मेरे ससुराल वाले मुझे घर से निकलने ही नहीं देते। उन्हें ना मुझ पर शक होने लगा है। तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिली शोभा? तो मैं तो तुमसे ही शादी करता, फिर कोई रोकने वाला नहीं होता हमें। तो आप क्यों नहीं कर सकते? इसलिए क्योंकि मैं पहले से शादीशुदा हूँ। सनी कुछ देर चुप रहा। बोलो ना सनी, मेरी बात का जवाब दो। कर तो सकता हूँ, लेकिन क्या तुम अपने परिवार को छोड़ सकती हो? अपने पति को भुला सकती हो? नहीं कर सकती ना। इसलिए जैसा चल रहा है चलने दो। अब शोभा ने अपने पति से तलाक मांगना शुरू कर दिया, लेकिन गोविंद ने तलाक देने से मना कर दिया। जब तक मेरी बहन कंचन की शादी नहीं हो जाती तब तक मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। गोविंद के मना करने के बाद शोभा ने घर वालों को परेशान करना शुरू कर दिया। वो खाने में कभी नमक तो कभी मिर्च ज्यादा डाल देती, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता और इससे शोभा को झगड़ा करने का मौका ही नहीं मिलता। इन लोगों को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अब मैं इन लोगों का जीना हराम कर दूंगी। अब शोभा ने घर वालों की जान से खेलना शुरू कर दिया। एक दिन उसने सीढ़ियों पर तेल गिरा दिया और उस दिन उसकी सास सीढ़ियों से फिसल जाती है और उनका एक पैर फ्रैक्चर हो जाता है और वो महीनों बिस्तर पर पड़ी रहती है। अब वो सबके खाने में नशे की दवाई मिलाने लगी। एक दिन उसके घर वालों ने फैसला किया, देखो बेटा, इससे पहले कि तुम्हारी पत्नी किसी की जान ले ले तुम इसे तलाक दे दो। लेकिन पापा, लोग क्या कहेंगे? कंचन का रिश्ता होने में बहुत परेशानी होगी और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। बेटा, शोभा की नजरों में तेरे प्यार की कोई कीमत नहीं है। तू उसे चाह कर भी नहीं रोक सकता। वो तो पहले ही जा चुकी है तुझे छोड़कर। जबरदस्ती से उसे बांधने से कोई फायदा नहीं। उसे तो बस तलाक के पेपर ही चाहिए। और कंचन की शादी का क्या है बेटा? हम जिंदा रहे तो उसकी शादी भी हो जाएगी, लेकिन तेरी पत्नी ने गुस्से में आकर हम सबको मार दिया तो क्या होगा? कभी सोचा है? घर वालों के समझाने पर गोविंद मान गया और दोनों एक दूसरे से कानूनी रूप से अलग हो गए। शोभा उस दिन बहुत खुश थी, लेकिन गोविंद बहुत दुखी था। उसे शोभा के साथ बिताए पल याद आ रहे थे। शोभा को तलाक देने के बाद उसने कहा, शोभा, ये हमारी आखिरी मुलाकात है। इसके बाद हम कभी नहीं मिल पाएंगे। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और करता रहूंगा। तुम्हारा नाम शोभा है, लेकिन तुम कभी भी मेरे घर की शोभा नहीं बन पाई। इस बात का दुख मुझे हमेशा रहेगा, पर इस बात की खुशी है कि तुम खुश हो। हमेशा खुश रहना। गोविंद इतना कहकर आंखों में आंसू लिए वहां से चला गया और शोभा सनी के पास तलाक के कागज लेकर पहुंची। देखो सनी, आखिर मुझे मेरे ससुराल वालों से मुक्ति मिल ही गई। अब हम दोनों आराम से रह सकते हैं। अब हम जल्दी शादी कर लेंगे, है ना? ये क्या बचपना है शोभा? मैंने शादी के लिए तुमसे कोई वादा नहीं किया। और तुमने अपने पति से तलाक लेने से पहले मुझसे क्यों नहीं पूछा? सनी, इतने नादान मत बनो। तुमने ही तो मुझे तलाक लेने के लिए उकसाया था। मैंने तुम्हें उकसाया और तुम मान गई। तुम अपने परिवार की नहीं हुई तो मेरी क्या होगी? तुम एक लालची औरत हो। तुम्हें सिर्फ दौलत से प्यार है। उन दोनों में काफी देर तक बहस होती रही। तब सनी ने शोभा के मुंह पर पैसे फेंक कर मारे और वहां से चला गया। शोभा पश्चाताप के आंसू गिराते हुए अतीत की यादों में खो गई। उसे अपने पति की वो आखिरी मुलाकात और उसका एक एक शब्द याद आने लगा। वो अकेली एक चौराहे पर खड़ी है, लेकिन फिर भी उसके लिए सारे रास्ते बंद हैं।